हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा। आई वेलकम यू ऑल टू दीक्षा's केमिस्ट्री पावर्ड बाय चाणक्य डिफेंस ग्रुप। सो आज मैं अपने अपनी सीरीज का थर्ड लेक्चर जो है वो लेकर के आई हूँ। पहले दो लेक्चर्स में हमने थोड़ा बेसिक बेसिक सा जो है वो कवर कर लिया है। वो आप पहले दो लेक्चर्स जो है वो जाकर के देख सकते हैं चैनल में। अब जो थर्ड लेक्चर है हमारा वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब हम तीन स्टेट्स जो है ना मैटर की, सॉलिड है, लिक्विड और गैस, उनके बारे में डिफरेंस पहले ही कर चुके हैं, है ना, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर ये डिफरेंशिएट हम इनको कर सकते हैं, है ना। जिसपे आपने कंप्रेसिबिलिटी करा, थर्मल एक्सपेंशन, शेप करा, वॉल्यूम वगैरह, बहुत सारे मतलब हमने पॉइंट्स जो उसके डिस्कस करे थे। ठीक है, अभी उन तीनों को हम आपस में चेंज कैसे करेंगे, मतलब इंटर कन्वर्ट कैसे करेंगे तीनों को, वो रहेगा। उसके बाद आपका प्लाज्मा बीईसी वगैरह आएगा, जिसके बाद आपका जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन वो खत्म होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें है ना, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके कवर आउट करूंगी, क्योंकि ये आपने सब जो है वो क्लास 9th में भी ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के, साइंटिफिक नोटेशन के जो एग्जैक्टली क्लास +1 के टॉपिक्स हैं, उन पे हम थोड़ा स्लो हो जाएंगे। अभी देखिए, आपकी जो इंटर कन्वर्जन की तीन स्टेट्स है ना, वो कौन कौन सी है। देखिए, एक तो आपका है सॉलिड, नेक्स्ट इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैस। ठीक है, ये है, इसको मैं थोड़ा बड़ा ही करके बना देती हूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे आपके हीट वगैरह फैक्टर्स आएंगे, तो वो फिर हौच पौच हो जाएगा। फर्स्ट वन इज सॉलिड, नेक्स्ट इज लिक्विड, गैस एंड लिक्विड। लिक्विड को दो बार इसीलिए लिखे हैं ताकि इनकी कन्वर्जन जो है वो इजीली आपको शो हो जाए। ठीक है, अब देखिए बेटा, सबसे पहली कन्वर्जन आपके आ जाएगी कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं, अगर सॉलिड से आप लिक्विड की तरफ जाएंगे तो क्या होगा। सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, मतलब जैसे आइस है, ठीक है, आइस होती है ना सॉलिड, आप माइंड में रख लो आइस और वाटर रख लो, तो आपने बर्फ को फ्रिज से बाहर निकाल दिया तो क्या होगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, मेल्टिंग का एक और नाम रहता है जिसको आप क्या बोलोगे, फ्यूजन। साइंटिफिकली हम मेल्टिंग नहीं यूज करते, ज्यादा हम फ्यूजन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप आइस से लिक्विड की तरफ जाओगे तो क्या होगा, आप आइस से लिक्विड जा रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी या गेन होगी। यहाँ पर क्या रहेगा, हीट जो है आपकी वो एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि आप आइस से लिक्विड में आ रहे हो, ठंडी स्टेट से गर्म स्टेट की तरफ जा रहे हो, तो हीट एब्जॉर्ब होगी। अगर हीट एब्जॉर्ब हुई तो मतलब ये प्रोसेस आपका कौन सा है, ये प्रोसेस है आपका एंडोथर्मिक। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो प्रोसेस आपका कौन सा होता है, वो होता है एंडोथर्मिक। एंडो मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी एंड एक्सो मीन्स रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक बोलेंगे, एब्जॉर्ब होगा तो एंडोथर्मिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला आ गया आपका लिक्विड से अगर आप गैसेस की तरफ आते हो। अगर आप लिक्विड से गैस की तरफ आ गए तो क्या होगा, अगेन आप लिक्विड से गैस, मतलब आपने ना पानी जो है वो गैस पे रख दिया और आप उसको बॉईल कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तभी तो वो वेपराइज होगा। ठीक है, तो मतलब ये प्रोसेस जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम जनरल अपनी लैंग्वेज में तो बोलते हैं बॉइलिंग, बट अगर साइंस की लैंग्वेज में प्रॉपर बोले तो ये प्रोसेस आपका होगा वेपराइजेशन। ठीक है, प्रॉपरली बोलोगे तो वेपराइजेशन। अब गैस पे रखा लिक्विड फिर बॉईल हुआ, तो इसका मतलब है हीट इस केस में भी क्या होने वाली है, इस केस में भी आपकी जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होने वाली है। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस आपका क्या रहेगा, इट विल ऑल्सो बी नोन एज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, अब आप यहां से इस तरफ आए हो, आप उल्टा भी जा सकते हो, मतलब आप लिक्विड से जैसे सॉलिड चले गए। ठीक है, आपके पास पानी था, आप उसको सॉलिडिफाई कर रहे हो, फ्रीज कर रहे हो, फ्रीज कर रहे हो, तो वो प्रोसेस कौन सा होगा, फ्रीजिंग, है ना। पानी से आपने बर्फ बना दी तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे फ्रीजिंग। ये प्रोसेस आपका होगा फ्रीजिंग, बट इसको एक और नाम से जाना जाता है। अभी मैंने बोला सॉलिडिफाई, तो सॉलिडिफिकेशन वर्ड जो है वो भी हम इसी प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर सॉलिड एक ठंडी स्टेट होती है, लिक्विड गर्म स्टेट होता है और गैसेस उससे भी ज्यादा गर्म स्टेट होती है। ठीक है, तो अगर तो आप क्या होगा, सॉलिड जो है, लिक्विड और गैस, अगर आप सॉलिड से गैस जाओगे, ये स्टेट ठंडी है, यहाँ पर जाओगे तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इधर जाओगे अगेन आपकी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उल्टा होगे तो क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अभी यहाँ पर आपने क्या किया, सॉलिड से लिक्विड जाने में एब्जॉर्प्शन हुई, तो यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर हीट एनर्जी जो है वो आपकी रिलीज हो जाएगी। तो फिर ये जो हमारा प्रोसेस है इट विल बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, सेम विद दिस, यहाँ पर क्या होगा, अगर आप गैस से लिक्विड में जाते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नेचुरल फिनोमिना ही है सारे, जैसे गैस से लिक्विड क्या होता है, क्लाउड्स में ये प्रोसेस होता है ना,
क्या होता है आपका जो सी है वहां से इवापोरेशन हो गई, इवापोरेशन होके ऊपर चले गए आपके वेपर्स, है ना। फिर क्या हुआ, ऊपर जो है लेयर्स में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। आपको पता होगा साइंस सोशल में हम पढ़ते हैं ना लैप्स रेट करके कुछ, ठीक है। लैप्स रेट टर्म क्या बोलती है कि अगर आप जो है 165 आई थिंक मीटर ऊपर चला जाते हो तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है ना। तो इसी तरह से क्या होगा, आप ऊपर ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर कम होते जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, ठंडा टेम्परेचर मिल गया, तो इसका मतलब है गैस जो है वो क्या करने शुरू हो जाएगी, वो लिक्विफाई होनी शुरू हो जाएगी, दोबारा से लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। इसका मतलब है कि जब आप गैस से लिक्विड में जाते हो तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, कंडेंसेशन, है ना। क्लाउड्स जो है जब वो लिक्विड में रेन में कन्वर्ट होकर के वापस आते हैं तो उसको आप कंडेंसेशन बोलते हो। सेम तरह से यहाँ पे आ गया कंडेंसेशन, एक और इसका नाम है दैट इज लिक्विफिकेशन, ठीक है। लिक्विफिकेशन वर्ड भी हम यहाँ पर जो है वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर भी क्या होगा, ये गैस जो है ये सबसे ज्यादा गर्म स्टेट होती है, ठीक है। इधर मैं हिंदी में लिख रही हूँ, ये भी गर्म है, ये स्टेट भी गर्म होती है, और ये स्टेट जो है ये ठंडी होती है, ठीक है। ये वाली जो है ये सबसे ज्यादा गर्म है, मैक्सिमम। तो जब यहां से यहां आओगे, गर्म से ठंडी स्टेट में आओगे, इसके कंपैरेटिवली ये स्टेट जो है वो ठंडी हो जाएगी। तो जब आप यहां से यहां आ जाओगे, हीट जो है वो रिलीज हो जाएगी, मतलब यहाँ पर भी हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। सो ये प्रोसेस भी आपका क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब नेक्स्ट में है हमारे पास सॉलिड और गैसेस में रिलेशनशिप। अब देखिए बेटा, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग बिना लिक्विड में जाए डायरेक्टली सॉलिड से गैस में आ जाते हैं, है ना। जैसे बिना लिक्विड स्टेट में जाए हम लोग डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में भी आ सकते हैं, और ये प्रोसेस होता कौन सा है, ये प्रोसेस होता है आपका सब्लिमेशन का। बिना लिक्विड में गए डायरेक्टली आप सॉलिड से गैस में आ जाते हो, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, सब्लिमेशन, ठीक है। अब देखो ठंडी स्टेट से, अगेन ठंडी स्टेट से डायरेक्टली आ गए ना आप, तो ठंडी स्टेट से गर्म स्टेट में आए तो हीट एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर भी हीट एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होगी, और ये प्रोसेस भी आपका कौन सा है, एंडोथर्मिक, ठीक है। इसको आप सब्लिमेशन बोलोगे। अगेन अगर आप यहाँ से इधर चले जाओ, मतलब आप ठंडी गर्म स्टेट से ठंडी स्टेट में चले जाओ, वापस चले जाओ बिना लिक्विड में जाए, ठीक है। ये प्रोसेस जो है ये डायरेक्ट है, बिना लिक्विड स्टेट में जाए आप डायरेक्टली सॉलिड से गैस है, गैस से सॉलिड जा रहे हो, तो ये जो प्रोसेस होता है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। एग्जैक्ट नेम इसका डिपोजिशन होता है, बट कुछ हमारी जो छोटे लेवल की बुक्स होती है ना, मतलब छोटी क्लासेस की बुक्स होती है, उसमें इसको सब्लिमेशन ही लिखा हुआ है, ठीक है। बट एग्जैक्ट टर्म इसका डिपोजिशन होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, गैस से सॉलिड में जा रहे हो, मतलब कि इधर से इधर आ रहे हो, उल्टा आएंगे तो क्या होगा, ये देखो उल्टा आ रहे हो तो हीट रिलीज होगी, मतलब इस केस में भी हीट आपकी माइनस होने वाली है, और ये प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वांटिटीज ना, कई बार आपको ये ज्यादातर ये क्वेश्चन जो है वो आपको एनडीए के लिए पूछा जाता है। कुछ क्वांटिटीज वो आपको पूछते हैं कि बताओ इनमें से कौन सी क्वांटिटी सब्लिमेबल है, ठीक है। अब आपको अगर वो ऐसे पूछ लेगा कि कौन सी क्वांटिटी आपकी सब्लिमेबल है, तो आपको 2-3 क्वांटिटीज को आपने याद रख लेना है। जैसे फर्स्ट वन इज कैम्फर। कैम्फर होता है ना कपूर, जो हवन में यूज करते हैं हम लोग ज्यादा, है ना, आग जलाने के लिए यूज किया जाता है, तो वो सब्लिमेबल क्वांटिटी होती है, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में वेपराइज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नैफ्थलीन बॉल्स। नैफ्थलीन बॉल्स भी हम लोग रखते हैं ना अपने वॉश बेसिन के अंदर, शैंक्स के अंदर रखते हैं, तो वो भी क्या होती है, डायरेक्टली वेपराइज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है ये हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जो डायरेक्टली जो है वो वेपराइज हो जाता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चला जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज द आयोडीन। ये 4 क्वांटिटी से आपको कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं सब्लिमेबल क्वांटिटीज के लिए, ठीक है। आयोडीन क्या होती है, आयोडीन इज अ नॉन मेटेलिक सब्सटेंस, ये एक नॉन मेटल होती है, और इससे कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताओ कौन सा नॉन मेटल है जो लस्टरस है। आपको पता है ना, मेटल्स लस्टरस होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन लस्टरस होते हैं, मतलब शाइन नहीं करते। बट आयोडीन हमारे पास एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस होता है, जो शाइन करता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ रहेगा इंटरकन्वर्जेंस के रिलेटेड। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें, अपने पेन कॉपीज निकाल करके साथ में आप नोट्स बना लिया करें। चले नेक्स्ट, आपकी फोर्थ स्टेट जो है दैट इज प्लाज्मा, ठीक है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो हमारी है वो है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है, बेसिकली ना प्लाज्मा जो है, जैसे हमारे पास ना सन है ना, तो सन में क्या होता है, आपने सुना होगा कि सन का जो कोर होता है ना, कोर मतलब ये अंदर वाला है ना, ये अगर कोर के पास आप चले जाओ तो अराउंड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। और अगर आप सन के सिर्फ ये आउटर स्फीयर पे जाते हो ना, आउटर कॉर्नर, सन तो यहाँ तक ही है, बट आप इसके इतनी इतनी पेरीफेरी में भी आ जाते हो, फिर भी आपको जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो है वो टेम्परेचर
मिलेगा, ठीक है। सन इतना ज्यादा वो है, जो सन होता है वो हॉट होता है। अब आपने ये भी सुना होगा, सोशल में पढ़ा होगा कि सन की डेफिनेशन जो हम देते हैं वो क्या देते हैं, हम बोलते हैं इट इज अ बॉल ऑफ हॉट गैसेस। ये डेफिनेशन हम देते हैं, है ना, कि बहुत सारी गैसेस जो है वो गर्म होकर के उन्होंने एक बॉल सा बना दिए, जहां पर हमें क्या मिल रहा है, ग्लो मिल रहा है, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सन बोल रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली सन के अंदर जो स्टेट होती है ना, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है, वो हमारी इसी के अंदर पाई जाती है, दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा की अगर डेफिनेशन हम डिस्कस करें, देखो प्लाज्मा और बीसी के बारे में अभी तक बहुत कम स्टडी हुई है, तो हम इतना ज्यादा इसके बारे में जो है वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा सकते, क्योंकि अभी स्टडी इसकी कम हुई है ना। बहुत सारी ऐसी कम स्टेट्स हैं, मतलब कम सब्सटेंसेज हैं जहां हमें प्लाज्मा देखने को मिलता है या बीईसी देखने को मिलता है, ये इजीली ऑब्टेन नहीं होते। तो अगर हम 3 कंडीशंस जो है वो रखें, फर्स्ट कंडीशन अगर हम ये रखें कि हमारी ना जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और हाई ऐसा नहीं कि 200-300 डिग्री, हाई बहुत ज्यादा हाई, थाउजेंड्स के अंदर। देखो सन में टेम्परेचर देखो थाउजेंड्स में टेम्परेचर है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई चला जाए, आपका वेरी हाई टेम्परेचर हो जाए, ठीक है, और इसके अंदर क्या हो, गैसेज हो, वो वाली गैसेज हो जिनकी डेंसिटी कम है, लो डेंसिटी, ठीक है। अब देखो लो डेंसिटी तो अपने आप ही हो जाएगी ना, अगर देखो आपके पास ना गैसेज हैं, ये गैसेस तो पहले ही ऐसे ऐसे होती है, ये गैस है हमारी, है ना, पहले ही आपको पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, है ना। अब बोल रहे कि ये आपके पास गैस है, और उसने बोला कि ये गैस ना लो डेंसिटी की होनी चाहिए। लो डेंसिटी अपने आप हो जाएगी अगर आप किसी का टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो, आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो इधर इधर है ये और दूर दूर चले जाएंगे, ये इधर इधर दूर दूर जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यही होती है डेंसिटी, है ना। कि आपने क्या करा, आप देखते हो कि किसी भी चीज का कोई चीज जो है उसका कितना मास कितनी अमाउंट ऑफ स्पेस के अंदर है, वही डेंसिटी होती है। तो पहले जहां पर आप इतना इतना मास ले रहे थे तो 3 मॉलिक्यूल आ रहे थे, अब इतने इतने मास में सिर्फ 1 ही मोल आ रहा है, तो डेंसिटी अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हाई डेंसिटी करने पे क्या होता है, डेंसिटी जो है वो हाई टेम्परेचर करने पे सॉरी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और प्रेशर जो है यहाँ पे आपको क्या रखना है, प्रेशर भी आपको थोड़ा सा लो ही रखना है, मॉडरेट प्रेशर जो है वो यहाँ पे चलेगा, ठीक है। अगर ये 3 कंडीशंस आप कर लेते हो ना सेटिस्फाई, तो इस केस में क्या होगा, जैसे आपका ये है ना, कोई भी जो गैसेस होंगी आपकी, गैसेस किससे बनी होंगी, गैसेस एटम से बनी होंगी, ठीक है। तो जो एटम्स होंगे ना गैसेस के, वो क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वो किसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। और ये क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ ये आपको क्या दे देंगे, फ्री आयंस दे देंगे, ठीक है। अल्टीमेटली आप ये तीनों कंडीशंस ऑब्टेन करने पे जो गैसेस होंगी, गैसेस के एटम्स फ्री आयंस में और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और जब आपको इनका मिक्सचर मिलेगा ना, इनके मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं कि ये जो स्टेट हमें मिली है दिस इज प्लाज्मा, ठीक है। और इनका मिक्सचर जो है वो ऑटोमेटिकली एक ग्लोई स्टेट देगा आपको, वो जो ग्लो होता है उसको आप क्या बोलते हो, प्लाज्मा बोलते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा, दिस इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। आप इसमें से जो है वो नोट कर सकते हो। डेफिनेशन आप इसी पॉइंट से बना सकते हो कि अगर आप लो हाई टेम्परेचर ले लेते हो ऑफ लो डेंसिटी गैसेस, है ना, इट इज पुट अंडर अ लो प्रेशर, देन द मॉलिक्यूल्स या देन द एटम्स इन द गैसेस विल just break down into the mixture of free electrons and free ions that will provide a glow, and this state is known as a plasma, ठीक है। कन्वर्ट कर लेना इसको अपने आप। चलो नेक्स्ट जो है आपका दैट इज बीईसी, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये मैं मिटा रही हूँ। 5th स्टेट है जो आपकी दैट इज बीईसी। बीईसी का फुल फॉर्म क्या है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। जब मैंने आपको ये स्टेट्स बताई थी ना, फिजिकल क्लासिफिकेशन लिखवाई थी, उसी में मैंने आपको बताया था कि जो बॉस और आइंस्टाइन है ये नाम कैसे आया, है ना, ये आपको मैंने बताया था। बेसिकली हुआ क्या था, जब भी हम बीईसी की स्टडी करने लगे थे ना, देखो अभी आपको मैंने 3 कंडीशन लिखवाई प्लाज्मा की। कौन सी कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन इज द हाई टेम्परेचर, सेकेंड कंडीशन इज द लो डेंसिटी gases should be there, and third condition would be the low pressure, है ना। अब इन्होंने क्या बोला, साइंटिस्ट जब स्टडी करने लगे तो इन्होंने बोला कि आप क्या करो, आपने सारी कंडीशंस को सेम रखो, बस एक कंडीशन को आप चेंज करके देखो, ठीक है। एक कंडीशन कौन सी, ये भी आप सेम रखो, ये भी सेम रखो, ये भी सेम रखो, बस एक कंडीशन, सॉरी
ये वाली चेंज कर दो। आप ये कंडीशन को चेंज करके देखो और इसकी हाई की जगह पे आप क्या कर दो, लो टेम्परेचर कर दो, ठीक है। और लो टेम्परेचर, इतना ज्यादा लो टेम्परेचर आप कर दो कि वो कहां तक पहुंच जाए, वो पहुंच जाए आपका एब्सोल्यूट जीरो तक, ठीक है। अब एब्सोल्यूट जीरो, ये आपका प्रीवियस ईयर एनडीए क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, नॉट केल्विन। अगर आप ये केल्विन में रखोगे तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो सेल्सियस में अगर आप इसकी वैल्यू, इतनी वैल्यू अगर आप ले जाते हो तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है वो आ गया है। और हम क्या बोलते हैं कि जब ये टेम्परेचर आ जाता है ना तो गैस एक आइडियल गैस के जैसा बिहेवियर शो करना शुरू कर देती है। आइडियल गैस का मतलब जहां पे क्या हो, मॉलिक्यूल ना फ्रीज ही हो जाए, ठीक है। फ्रीज ऐसा भी नहीं, देखो हम ना सॉलिडिफाई करना वो अलग चीज होती है। सॉलिडिफाई करना ना मतलब हमने क्या किया, जो पार्टिकल्स दूर दूर थे उनको हम ना ठंडा करते जा रहे हैं, वो कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं, पास पास आते जा रहे हैं, ऐसा होते जा रहे हैं, है ना। मतलब आपने लिक्विड था, आपके पास ऐसे ऐसे पार्टिकल्स थे और आपने इनको ठंडा कर दिया। जब आप इनको ठंडा करोगे तो ये पार्टिकल्स ना इधर इधर आएंगे, कॉम्पैक्टनेस आ जाएगी, है ना, ये जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, तो वो जो स्टेट बनेगी वो सॉलिड बनेगी, ठीक है। बीईसी वैसी स्टेट नहीं है। बीईसी क्या है, जब आप इतना लो टेम्परेचर कर देते हो ना तो क्या हुआ कि आपके पास जो इस तरीके से पार्टिकल्स पड़े हुए थे ना गैस के, ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि जब हमने उनका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, लो कर दिया, तो ये जो पार्टिकल्स है ना ये थोड़े थोड़े से इन्होंने कंट्रैक्शन तो शो करी, बट ये यहाँ पर आके ना ये फ्रीज, मतलब एक ही जगह पे स्टिल हो गए, ना तो ये प्रॉपरली सॉलिडिफाई हुए, ना ये प्रॉपर लिक्विड बचे। तो ये ऐसी स्टेट जब क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल जो है, पार्टिकल्स जो है वो कंडेंस हो जाए, बट वो प्रॉपरली कंडेंस भी ना हो, तो ऐसे वाले जो पार्टिकल्स बने ना, इनको हमने फिर क्या बोल दिया कि ये क्या बन चुके हैं, ये एक कंडेंसेट बन चुके हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने पार्टिकल्स को बोल दिया कंडेंसेट, और ये स्टडी करी किसने थी, मैंने आपको बताया था, ये स्टडी करी थी सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। So BEC was a combined effort of Albert Einstein and सत्येंद्र नाथ बोस। तो यहाँ से हमने बोस उठाया, यहाँ से हमने आइंस्टाइन उठाया और यहाँ से हमने कंडेंसेट उठा करके एक नई स्टेट बना दी, दैट इज BEC, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये आपका रहेगा BEC के रिलेटेड जो भी है, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। जब भी आप ये स्टडी करते हो ना, साथ साथ में पेन पेपर पकड़ के अपने नोट्स बनाया करो, ठीक है। चले ये मिटा रही हूं मैं। चलो उसके बाद जो है हमारा वो आएगा आपका कंपाउंड, मतलब ये प्योर और फिजिकल क्लासिफिकेशन जो थी वो हमारी खत्म हो गई है। नेक्स्ट आपके आ गई है केमिकल क्लासिफिकेशन। दिस इज द केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन को आगे फर्दर हमने दो में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज द प्योर एंड सेकेंड वन इज द इम्प्योर। आज हम प्योर को स्टार्ट करेंगे। प्योर के अंदर हमने दोबारा से दो में डिवाइड करा था। फर्स्ट वन इज द एलिमेंट्स एंड सेकेंड वन इज द कंपाउंड्स, ठीक है। तो एलिमेंट को पहले स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली देखो बेटा, जो एलिमेंट्स होते हैं ना ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स आर द, वी कैन से स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स that can either exist independently or depending on others, ठीक है। मतलब ये ऐसे होते हैं आपके एलिमेंट्स ना, जैसे आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो उसमें 118 एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट कुछ ऐसे होंगे आपके जो किसी के साथ कंबाइन करके ही एग्जिस्ट कर पाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो अकेले भी एग्जिस्ट कर लेंगे। जैसे कि देखो सोडियम है, तो सोडियम को किसी की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, नेचर में आपको Na की फॉर्म में ही मिलेगा, है ना। जिंक है, जिंक भी ऐसे ही मिलेगा आपको। आप मैग्नीशियम देखोगे वो भी आपको ऐसे ही मिलेगा, बट अगर आप ऑक्सीजन देखोगे तो वो कभी भी आपको O की फॉर्म में नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन कैसे मिलेगा आपको, O2 की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। आप हीलियम देखो, हीलियम आपको He की फॉर्म में मिलेगा, नियॉन He की फॉर्म में मिलेगा, बट क्लोरीन देखो तो वो Cl2 की फॉर्म में मिलेगा, ब्रोमीन देखो वो Br2 की फॉर्म में मिलेगा।
अगर आप वो देखो ओजोन तो O3 की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जिनको किसी दूसरे की मदद चाहिए होती है एग्जिस्ट करने के लिए। अब जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत सिंपल है, आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग स्टडी करते हैं। एलिमेंट जो हमारा पीरियोडिक टेबल है कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल है आपका, ठीक है। अब हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हम लोगों ने ना 4 कॉलम्स बना लिए इसको इजीली स्टडी करने के लिए। फर्स्ट यहाँ से, सेकंड हमने यहाँ से काट दिया इसको, और एक हमने नीचे अलग से बना लिया। जो आपका ये वाला साइड है ना, ये वाला, दिस इज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। जो ये सेंटर वाला साइड है इसको आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हो, और जो ये है इसको आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हो, ठीक है। और एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है मिल करके आप इनको क्या बोलते हो, आप इनको बोलते हो मेन या फिर मेजर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। अब जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आप क्या बोलते हो, आप इनको बोलते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और जो नीचे एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक, ये नीचे एफ ब्लॉक है आपका, एफ ब्लॉक को आप क्या बोलते हो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हम इनको इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको हमने ना डी ब्लॉक पे से ही उठाया हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो है ना आपका इस तरीके से आपका पीरियोडिक टेबल है। अगर ये आपने ब्लॉक डिवीजन पढ़ ली ना, अगर आप इसको वैसे डिवाइड करो तो हम 3 टाइप्स में अपने एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा वाला, एक तो आपका आ गया मेटल्स, ठीक है, सेकंड आपका आ गया नॉन मेटल्स, एंड थर्ड जो है वो आपका आ जाएगा मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ये आपने अपनी छोटी क्लासेस की बुक्स में पढ़े होंगे कि मेटल कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बनाते हैं, मतलब एनाइन बनाते हैं, केटाइन बनाते हैं, ठीक है। और मेटलॉइड्स कौन से हैं आपके पास, मेटलॉइड जो है आपके पास वो है, एक तो बोरोन है, सिलिकॉन है आपके पास, जर्मेनियम है, एंटीमोनी, टेलीरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। ये आपके हैं, हाँ, ये ऑलमोस्ट आपके जो है वो मेटलॉइड जो है वो आपके कवर हो जाते हैं। ज्यादातर ना हम लोग ये यूज करते हैं 2-3 मेटलॉइड्स, ये वाले बोरोन को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में एज बोरैक्स। ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव। सिलिकॉन आपका इंटीग्रेटेड चिप्स में यूज किया जाता है, ठीक है, आईसीज बनाते हैं। सेम विद द जर्मेनियम, ये भी इंटीग्रेटेड चिप्स में, या फिर हमारे डायोड्स होते हैं ना फिजिक्स के अंदर, पीएन जंक्शन डायोड वगैरह, उसमें हम जर्मेनियम यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इनको प्रॉपर्टीज जो है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स की, वो अपने आप स्टडी कर सकते हो, लस्टरस, नॉट लस्टरस, ये वो, ये आप अपने आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा रहेगा मेजर अबाउट एलिमेंट्स। एंड देन आपका आ जाएगा कंपाउंड्स। एक बार ये वाला आज हम यहाँ तक जो है वो खत्म करेंगे, कल हम इम्प्योर कैटेगरी जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंपाउंड्स, ये ले लो आप, चले। नेक्स्ट इज द कंपाउंड्स। अब जो आपके कंपाउंड्स होते हैं ना, कंपाउंड्स के होते हैं, कंपाउंड्स बेसिकली ना मिक्सचर्स होते हैं एलिमेंट्स के। जब आप 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को जोड़ देते हो ना, मिक्सचर्स ऑफ एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को आप जोड़ देते हो तो आपके पास एक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। अब कई बार ना आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो कंपाउंड है आपका उसको आप प्योर क्यों कहते हो। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एलिमेंट को तो प्योर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बन रहा है, बट कंपाउंड तो मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स है ना। जैसे कि आपने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन लिया आपने O2 की फॉर्म में मिलता है, और इनको आपने मिक्स करके क्या कर दिया, वाटर बना दिया। बाद में इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है, आपने ये कर दिया। अब ये जो बना ना आपका, दिस इज अ कंपाउंड। बट कंपाउंड तो 2 चीजों से बन रहा है, तो फिर ये प्योर क्यों है। प्योर इसीलिए होता है बिकॉज कंपाउंड हमेशा जो है वो कैसे बनता है, हमेशा एक फिक्स्ड या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन को ही फॉलो करके बनता है, ठीक है। क्योंकि वाटर जो है ना, वाटर का फॉर्मूला हमेशा H2O ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपके घर का पानी जो है वो H3O है या मेरे पास H4O है, ये गलत है, ये वाटर नहीं है। वाटर तो सिर्फ H2O ही है। और H2O में अगर मैं देखूं तो मुझे हाइड्रोजन के 2 मोल्स चाहिए और ऑक्सीजन का 1 मोल, है ना। दिस इज द रेशियो ऑफ बाय मोल रेशियो, कि हाइड्रोजन इतने मोल चाहिए, ऑक्सीजन 1 मोल चाहिए। बट अगर मैं बाय मास रेशियो बनाऊं, बाय मास रेशियो, तो बाय मास रेशियो क्या हो जाएगी, 2 मोल्स आपको हाइड्रोजन चाहिए ना, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 यूनिट होता है, ठीक है। और यहाँ पर 1 यूनिट आपको ऑक्सीजन चाहिए, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 यूनिट्स होता है। इनको मल्टीप्लाई करो, 2 रेशियो 16,
कैंसिल आउट करोगे तो 1:8 इज द बायोमास रेशियो ऑफ वाटर, ठीक है। तो कंपाउंड इसीलिए प्योर होता है क्योंकि वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो लेता है बायोमास, फिर ही वो बनता है। ये आपके पास एक लॉ भी है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो वो कंपाउंड के फॉर्मेशन के ऊपर अप्लाई होता है ये वाला लॉ, समझ आया। एक और जैसे ले लें, अगर हम ये ले लें, ग्लूकोज ले लें, C6H12O6 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कार्बन जो है वो कितनी यूनिट है, 6 यूनिट है, हाइड्रोजन कितनी यूनिट है, 12 यूनिट है, ऑक्सीजन कितनी यूनिट है, 6 यूनिट है। तो ये तो बनी बायोमोल रेशियो। बट अगर वो आपको बोले कि इसके बायोमास रेशियो बना के बताओ, तो बायोमास रेशियो कैसे बनेगी, कार्बन जो है 6 यूनिट है, बट एक कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। तो मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 72, 12 एंड 96। बाद में आप इसको कैंसिल आउट कर लोगे। अगर आप इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर लो ना, जैसे आपने ये बना लिया 6, 12 और 6, डायरेक्टली कैंसिल आउट कर लो 1:2:1, फिर इसके साथ भी आप मास मल्टीप्लाई कर सकते हो, ताकि आपको ये वाली जो है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ये तो सिंपल है, ये हो जाएगी, बट कई बार बहुत बड़ा चला जाता है, तो आप पहले ही उसको जो है कैंसिल आउट कर लिया करो, होल नंबर्स में ले आया करो, फिर ताकि वो इजी कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। अब कंपाउंड दो तरीके के थे, एक थे आपके ऑर्गेनिक और एक थे आपके इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जो कार्बन को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स के साथ बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास जिप्सम है, जिप्सम इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें क्या था, कैल्शियम सल्फेट है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ये आपको ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर होगा या मिनरल्स हैं और से बनेगा, ठीक है। और जो मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो ही होते हैं जो मिनरल्स या ओर्स में से ऑब्टेन किए जाएं या आर्टिफिशियली प्रिपेयर, सिंथेटिकली प्रिपेयर किए जाएं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये होते हैं आपके जो आपको प्लांट्स, एनिमल्स या नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया, तो ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई और ले लो, जैसे आप बेंजीन ले लो, C6H6, ये भी क्या है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरी होगी ना, जितना जितना अभी तक हमने कर लिया है, ठीक है, तो वो आप जो है कमेंट में पिन ऑन कर सकते हो। इसके अलावा हम कल जो है वो अपने मिक्सचर्स या इम्प्योर कैटेगरी स्टार्ट करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हम अपने 4th लेक्चर सीरीज के अंदर जो ये बेसिक है बिल्कुल इसको खत्म कर देंगे, ठीक है, इसको वाइंड अप कर देंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस टाइम।